है अनर्ची में, जैसे रिच है ना, परसी पद में बनता है आनर्च, आनर्छतु आनर्छु है, आनर्चित आनर्छतु आनर्च, आनर्च आनर्चिव आनर्ची में। रिच धातु को रिच्छत्रिता में एक विशेष सूत्र है, उससे एक गुण हो जाता है, री के स्थान में इक के स्थान में गुण होगा। तो वो कहता है रिच्छति धातु, री धातु और दीर्घ रीकारांत धातु, री मानी ह्रस्व री धातु और दीर्घ रीकारांत धातु, इनको लिट के पर रहते गुण हो जाता है। तो यहाँ पे जो री है, ये यहाँ पे दो री से इनके दीर्घ हुआ, एक तो दीर्घ री और एक ह्रस्व री। हाँ हाँ ऐसा है, रिच्छति री रीताम, षष्ठी का बहुवचन। ये दीर्घ री है, इन दोनों को का सवर्ण दीर्घा और इसको इको एणची, रिच्छत्रीताम, इसको इको एणची। रिच्छति धातु को, री धातु को और रीकारांत धातु को, री यहां स्वरूप ग्रहण है और रीत यहां पर तदंत ग्रहण है। रीकारांत धातु को लिट लकार परे हो तो गुण हो जाता है। हाँ दीर्घ रीकारांत धातु, जैसे क्री आदि धातुएं होती है ना, त्रि धातु है जैसे, ऐसी धातुएं लेनी है। री से सारी रीकारांत थोड़ी चाह रहे हैं, सारी रीकारांत धातुएं थोड़ी चाह रहे हैं, केवल री धातु चाहते हैं। तो मैं ये बता रहा था, इन्होंने एक प्रश्न किया कि हलादी शेषा कैसे लग जाता है, जैसे रिच रिच किया, ठीक है, हलादी शेषा कहता है आदि हल शेष रहता है, अनादि का लोप होता है। तो ये दो समाधान है इसके, एक तो जाति परक निर्देश मान लेते हैं ना, तो आदि कहीं पर भी आदि में देख लिया, कहीं एक जगह अभ्यास जाति का ग्रहण करेंगे तो रिच रिच, पठ पठ, अट अट, इस तरह से ये अभ्यास जाति होगी ना। तो अभ्यास जाति में आदि में कहीं भी ये एक बार ही सूत्र लग रहा है, अभ्यास जाति में, अभ्यास जाति में एक बार ही लग रहा है। आदि में हल, ये वाला जो हल है ना, ये वाला हल इस जगह लोप कर रहा है, ये वाला हल इस जगह लोप कर रहा है, क्योंकि सूत्र एक ही बार में अपना कार्य कर रहा है। सक्रिय लक्ष्य लक्षणम प्रवर्तते, सकृत मानी एक बार, लक्ष्य में मानी उदाहरण में सूत्र की प्रवृत्ति होती है। लक्ष्य लक्षण से एक न्याय है, लक्ष्य में लक्षण की एक बार प्रवृत्ति होती है और व्यक्ति पक्ष होता है तो बार बार प्रवृत्ति होती है। हर उदाहरण में हर नया सूत्र आता है। 1,00,000 यदि उदाहरण है तो 1,00,000 ही समझ लीजिए हमारे पास सूत्रों का आवृत्ति, सूत्र मतलब अलग अलग सूत्र होते हैं। जिस सूत्र ने यहां पर काम किया अपना, वो सूत्र यहां नहीं कर रहा है, एक नया ही उसी प्रकार का एक नया सूत्र है हलादी शेषा, और जो हलादी शेषा यहां काम किया वो यहां नहीं कर रहा है, यहां कर रहा है वो यहां नहीं कर रहा है, अलग अलग। पर जाति पक्ष में एक ही बार लक्ष्य के अनुसार, उदाहरणों के अनुसार, क्योंकि लक्ष्य संस्कारक होता है ना व्याकरण शास्त्र, लक्ष्यों का संस्कार करने के लिए व्याकरण है, तो उदाहरणों के अनुसार लक्षणों की जातिपरक या व्यक्तिपरक व्याख्या होगी। सूत्रों की, लक्षण मानी सूत्रों की व्याख्या जो है जातिपरक या व्यक्तिपरक किसके आधार पर होगी, लक्ष्य के आधार पर। तो कहीं तो व्यक्तिपरक व्याख्या कर लेते हैं, कहीं जातिपरक। तो जातिपरक व्याख्या, जातिपरक जब इसको मान लिया हलादी शेषा का, तो यहां पर इसको देखा तो सर्वत्र अनादि का निवृत्ति कर दी इसने। ये देखिए मैंने ऐसे डाल दिया,
अब ये आदि हैं, ये अनादि हैं, सब जगह लोप हो जाएगा। हाँ हाँ, इधर इधर देख ही नहीं रहे ना, हलादि शेषा, तो यहाँ आदि में हल देख रहा है और यहाँ लोप कर रहा है, यहाँ देख रहा है, यहाँ लोप कर रहा है। यहाँ एक एक उदाहरण के लिए देख ही नहीं रहे, एक ही बार वो जो है जाति में एक ही बार सूत्र लगेगा। अनादि होता रहा, ये अनादि का मतलब आदि में नहीं है। ये लाइन से इस तरफ आदि है और लाइन से इस तरफ अनादि है। हाँ, तो अनादि का ही तो लोप हो रहा है ये। हैं? आदि हल शेष रहता है, अनादि का लोप हो जाता है। हैं? इस पक्ष में हल जो है आदि का विशेषण जैसा नहीं होता, जैसे आदि हल कहते हैं तो एक प्रकार से वैसे बोलते हैं, तो हल को हम आदि का विशेषण मान लेते हैं कि आदि जो है हल होना चाहिए। नहीं, आदि हल तो ठीक है ना, पर जाति में देख रहे हैं। जाति पक्ष में नहीं देखते, बस वो आदि में होना चाहिए। नहीं, जाति पक्ष में जो है सारे उदाहरणों को सामने रखते हुए आदि हल कहीं एक बार देख लिया ना, तो वही आदि हल सर्वत्र अनादि की निवृत्ति करेगा। एक बार जहां भी आपने आदि हल देख लिया ना, पठ में या रट में, किसी में भी देख लिया, एक बार कहीं दिख गया तो सब जगह अनादि का वही 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 सब जगह अनादि की निवृत्ति कर देगा, अनादि हल की निवृत्ति कर देगा। और दूसरा तरीका ये भी माना है उस सूत्र का, योग विभाग कर देते हैं और ह्रस्वा के बाद ये संगीतापनी निर्देश मानते हैं ना इन सूत्रों में, ह्रस्वो अहल आदिशेषः आदिशेष, विसर्ग है ना, आदिशेष। तो देखो योग विभाग कर लेंगे, ह्रस्वा एक सूत्र, अभ्यास को ह्रस्व होता है, दूसरा सूत्र अहल है, तीसरा आदिशेषा। अभी तो हम हलादिशेषा एक सूत्र मान रहे हैं, अहल अभ्यास हल रहित होता है, और ये सामान्य सूत्र बनेगा, ये विशेष अपवाद बनेगा। जैसे ये पठ है ना, इसमें हल रहित होने लगा, प भी जाने लगा, ठ भी जाने लगा, तो फिर आदिशेषा ने कहा कि आदिशेष रहता है। तो ये सामान्य सूत्र अपवाद को देख करके लगेगा, ये प्रकल्प व अपवाद विषयम उत्सर्गा अभिनिविशन्ते। सामान्य सूत्र तो अहल होगा, विशेष सूत्र उसका अपवाद आदिशेषा होगा, तो अपवाद के विषय को देख करके ही तो सामान्य लगता है। तो आदिशेषा कहता है आदिशेष रहता है, आदिशेष, आदि हल जो है वो शेष रह गया ना। उसने कहा अभ्यास जो है अहल हल रहित होता है, फिर इसने कहा आदि हल शेष रहता है। अहल की दृष्टि से आदि हल पकड़ेंगे। हाँ, अहल और आदिशेषा परस्पर संबद्ध हैं, जैसे कि तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम नाच झलो, नाच झलो के विषय को देख करके तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम कार्य करता है। अच हल सवर्ण संज्ञक नहीं होते हैं, सवर्ण संज्ञक नहीं होते हैं, वो कहता है तुल्य स्थान प्रयत्न सवर्ण होते हैं। तो अच हल को छोड़ करके जो बचेगा वहां तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम अपना काम करेगा। आदि शेषा जैसे करते तो आदि शेष रह जाता है। आदि शेषा करते, सिर्फ आदि शेषा करते कह देते तो आदि शेषा, तो फिर उसमें भी तो आदि शेष रह ही जाता। नहीं, फिर ये अच भी तो जा सकता था, आदि शेषा हल अच ये कुछ भी नहीं कहते, तो ह्रस्वा आदि शेषा, आदि शेष रहता है और फिर अच भी चला जाता है और हल भी चला जाता। तो आदि करने से अक्षर स्वर नहीं तो बचता। हाँ, तो वर्ग तो बचता, पर वो जो स्वर है ना, जैसे पठ में प अ ठ 3 अक्षर है ना, तो ये कह रहे हैं कि हल मत कहो, आदिशेषा कह दो, तो फिर प ही बचेगा, फिर आदिशेषा से तो ये सभी हटेंगे हैं। और ये अट में भी ठीक है, चलो आदिशेषा, ये अ बच जाएगा, ट चला जाएगा, तो कहीं तो ठीक है हमारी बात बन जाएगी और कहीं जो है बिगड़ जाएगी।
कहीं बात बनेगी कहीं बिगड़ेगी। जैसे रट में अब आदि आदि शेषा कहोगे तो र ही बचेगा, अट जाने लगेगा। तो फिर कोई इस जाति पक्ष में लगा रहे हैं तो कोई अगर ऐसा कहे कि यहाँ पे आप दोनों को किस तरह ले रहे हो, कौन दोनों को? जैसे पा और आ, नहीं वो तो हल कह दिया ना, हलादि शेषा, हलादि शेषा कहा है ना, स्वर के विषय में कुछ कहा नहीं, इसलिए स्वरों के तो छेड़ेंगे नहीं। बचा रहे हो बाकी एक जगह पे दोनों बचा रहे, ये किस तरह कर रहे हो? नहीं वो तो अचों के बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहे। जैसे हम यूं कहें कि गांव-गांव से ब्राह्मण ले आओ, 10-20 गांव थे, उनमें से कह दिया कि गांव-गांव से जाकर के ब्राह्मणों को बुला लाओ। किसी एक गांव में ब्राह्मण नहीं थे तो दूसरे उनको छेड़ते हैं हम, हैं? गांव-गांव से ब्राह्मण ले आओ, तो एक गांव में चारों वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो किसी गांव में चारों वर्ण है तो ब्राह्मण ले आए, किसी गांव में 3 है तो ब्राह्मण ले आए, 2 को छोड़ दिया। किसी गांव में ऐसा था कि ब्राह्मण ही नहीं थे बिल्कुल, और ही और थे, तो उनमें से तो किसी को भी नहीं लाए। तो ऐसा ही हो रहा है ये, हैं? घटा हलादि शेषा कह दिया तो अचों के बारे में तो बात ही नहीं हुई, क्षत्रिय वैश्य की तो बात ही नहीं हुई ना। जैसे वहां पर ब्राह्मणों की बात चलाई कि भाई ब्राह्मण ले आओ, तो क्षत्रिय वैश्य की तो बात ही नहीं चलाई ना। मतलब साथ में कोई आ जाए तो आ जाए, लाते ही नहीं ना। तो गुरु जी ऐसे ही होगा ना, पट के साथ क्षत्रिय भी आ रहा है तो आ कहाँ देख नहीं रहे ना, मैं ये इतने अंश में उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण जो है एक अंश में होता है ना। इस तरह कह रहे थे कि कोई मतलब जैसे एक जगह तो सिर्फ एक वर्ण ही ले रहे हैं, एक जगह 2 ले रहे हैं, उनकी चर्चा ही नहीं है ना, है तो भी नहीं है तो भी उनकी तरफ देख ही नहीं रहे ना। हलों की बात हो रही है ना, हलादि शेषा, हल और अनल, मतलब हल आदि और अनादि, हलों की चर्चा हो रही है, अचों की बात ही नहीं हो रही है। जो हल आदि है और हल अनादि है उन्हीं की चर्चा हो रही है, अच के बारे में तो बात ही नहीं चल रही है ना। ठीक है, ऐसे करते गुरु जी कि अभ्यास का आदि हल शेष रहता है, बस बाकी फिर अगर जो आदि में है अभ्यास के हल वही शेष रहेगा, बाकी तो कोई मतलब नहीं। हमें हटाना है ना इसको, जैसे अट में ट को, तो ऐसे तो कहा ही है फिर। अभ्यास का आदि बस शेष, मतलब ऐसे ना करते योग विभाग करके या ये जाति पक्ष न लगा करके, केवल ऐसे कहते हैं कि अभ्यास का आदि हल शेष रहता है। हाँ, अभ्यास का आदि हल शेष रहता है, तो फिर वो अब तो कहते ही ऐसा तो कहते ही हैं, फिर ये पठ में तो ठीक आदि हल बच गया, फिर इस अट के ट को कैसे हटाओगे, इसको भी तो वही तो दिक्कत हो रही है। अभ्यास का एक बार थोड़ी लगा रहे हो, हर सूत्र को बार बार लगा रहे हो ना। आप कह रहे हो जाति मत बनाओ, जाति की तरह निर्देश मत करो, हर उदाहरण में सूत्र को लगाओ, तो आप आदि हल शेष रहता है, यहाँ तो आदि है ही नहीं, तो इसको हटाओगे कैसे? सूत्र ही नहीं लगेगा यहाँ, जो सूत्र लगेगा ना हल शेष रहता है, बाकी से फिर कोई मतलब नहीं, वो तो चला ही जाएगा। आप तो आदि हल कह रहे हो ना, आदि हल है ही नहीं जब कैसे लगेगा? मतलब जाति परक निर्देश तो आप मान नहीं रहे हो ना, और हर सूत्र की प्रवृत्ति कर रहे हो अलग उदाहरण में, तो आदि हल को निमित्त मान करके और फिर जो है कार्य करेंगे। यहाँ पर काशिका में एक समाधान दिया है, आदि शेष निमित्तोयम अनादिर लोपो विधीयते अभ्यास जाते आश्रयणात् क्वचिदपि वर्तमानो हलादि अनादे सर्वत्र निवृत्तिम करोति। एक समाधान है, एक समाधान है ये जो मैंने बताया है, ये कि अभ्यास जाति का आश्रय होने से कहीं भी वर्तमान हलादि अनादे सर्वत्र निवृत्तिम करोति। ये चर्चा हमारी यही तो हो रही है, कहीं भी वर्तमान हलादि सर्वत्र अनादि की निवृत्ति कर रहा है। ठीक है, सर्वत्र निवृत्ति कर रहा है। आदिशेष निमित्तक अनादि का लोप विधान कर रहे हैं, आदिशेष को निमित्त बनाया है और अनादि हल का लोप कर रहे हैं।
एक बात कही, अपरेतु ब्रुवते, दूसरे लोग ये बताते हैं कि शेष शब्दोयम निवृत्त्या विशिष्टम अवस्थानम आह। शेष शब्द जो है इसकी नेचर ऐसी है कि निवृत्ति पूर्वक अवस्थिति को बता रहा है, हटा भी रहा है और बचा भी रहा है। शेष जब हम बोलते हैं ना, तो शेष का कुछ ऐसा रोल है कि हटा भी रहा है और बचा भी रहा है। निवृत्त्या विशिष्टम अवस्थानम आह, तद अवस्थानम, वो जो अवस्थान है, उक्ति तो यद्यपि प्रधानम अविधेयत्वात्तु अप्रधानम, तो एक बात कही है, बड़ी अच्छी बात कही है कि वो जो ठहराव है, अवस्थान है, अवस्थान का मतलब होता है बचाव, जो बच रहा है अवस्थान। उक्ति तो यद्यपि प्रधानम, कथन से तो वो प्रधान ही है कि ये सूत्र शेष बचा रहा है, तो कथन में तो उसका प्रधानता है बचने वाले की। लेकिन विधेय क्या है यहाँ पर ये देखना है। इस सूत्र का जो विधेय है वो हटाना है, न कि बचाना। मतलब मुख्य रूप से इस सूत्र का जो रोल है वो है हटाने में, मुख्य रूप से इस सूत्र का रोल बचाने में नहीं है, हटाने में। तो हटाना तो विधेय है, जिसकी प्रधानता होती है वो विधेय होता है। उक्तितः, उक्ति का मतलब है कथन में, कथन में तो वो जो है प्रधान है ठहराव। अगर शेष रहता है, शेष रहता है का मतलब बाकी का लोप होता है। तो विधेय क्या है इसमें? विधेय तो लोप ही है, वो तो पहले ही विद्यमान है ना। जैसे पै तो पहले ही विद्यमान है, पहले ही विद्यमान है, तो इसका विद्यमान का विद्यमानता क्या विधान हुई? इस सूत्र के द्वारा विधान किसका किया जा रहा है? लोप का विधान किया जा रहा है ना, मतलब हटाने का विधान किया जा रहा है। ये तो पहले ही है, इसका विधान क्या करें? किसी अन्य सूत्र से भी इसको हटाने की बारी नहीं है कि ये हट रहा था, उसको रोका जा रहा है, ये तो पहले ही है। तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि ये प्रधान है, ये अप्रधान है। हटाना प्रधान है और शेष बचाना ये अप्रधान है, क्योंकि वो तो पहले से ही है, वो तो पहले से ही विद्यमान है। उसको हम जो है केवल यूं कह रहे हैं कि वो इसको हटाते हुए ये बचता है, इतनी बात कह रहे हैं। शब्द में तो हटाना, बचना ही प्रधान लग रहा है, लेकिन वास्तव में हटाना इसका विधेय है। इस सूत्र का जो विधेय है, विधेय होता है जो हम कार्य करते हैं वो विधेय होता है। अवस्थानम उक्ति तो यद्यपि प्रधानम अविधेयत्वात्तु तद प्रधानम निवृत्ति रेवतु विधेयत्वात् प्रधानम। इस सूत्र के द्वारा निवृत्ति जो की जा रही है ना, वो विधेय होने से प्रधान है। इस सूत्र के द्वारा जो निवृत्ति की जा रही है कि ये विधेय है। विधेय का मतलब होता है जो कोई एक वाक्य कुछ कार्य करता है उसको विधेय कहते हैं। जैसे देवदत्त जाता है, तो यहाँ पर जाता है विधेय है? तो यहाँ पर इस सूत्र का जो पर्पज है वो विधेय होता है। इस सूत्र का उद्देश्य क्या है, मतलब इस सूत्र किस लिए बनाया है? ये सूत्र जो है क्या करने के लिए बनाया? लोप करने के लिए बनाया, हटाने के लिए बनाया। निवृत्ति रेवतु प्रधानम। और आगे कहा तत्र अयम अर्थो से जायते, तो इस तरह से इस सूत्र का ये अर्थ बनता है अभ्यासस्य अनादेर हलो निवृत्तिर्भवति। अनादि हल की निवृत्ति होती है। साकिम इति आदेर अविधेयम सतीम अनिवृत्तिम अपेक्षिष्यते। ये पंक्ति थोड़ी सी जटिल है, इसकी व्याख्या करके बतानी पड़ेगी। काशिका में जो ये पंक्ति लिखी है, साकिम इति अभ्यासस्य अनादेर हलो निवृत्तिर्भवति। पहले तो एक वाक्य ये लिखेंगे, निवृत्ति को प्रधान बताया ना, इस ये विधेय बन गया।
अभ्यासस्य अनादेर हलो निवृत्तिर्भवति, ठीक है। सा किमिति आदेर सतीम अनिवृत्तिम अपेक्षिष्यते। इसकी व्याख्या अभ्यासस्य अनादेर हलो निवृत्तिर्भवति सा किमिति, वो किस रूप वाली होती है, कैसी होती है वो अनादि हल की निवृत्ति। सा किमिति का मतलब है वो कैसी होती है अनादि हल की निवृत्ति। आदेर अविधेयम अनिवृत्तिम सतिम अपेक्षिष्यते, जो अविधेय भूत आदि की अनिवृत्ति है ना, सा किमिति आदेर अविधेयम सतिम अनिवृत्तिम अपेक्षिष्यते, वो जो अनादि हल की निवृत्ति है, सा मानी अनादि हल की जो निवृत्ति, इतना पूरा जो है इसके सा के द्वारा कथित हो रहा है। अभ्यास के अनादि हल की निवृत्ति, बल्कि यहां तक ले लो, अभ्यास के अनादि हल की जो निवृत्ति है वो किमिति किस रूप में होती है, आदेर अविधेयम अनिवृत्तिम सतिम अपेक्षिष्यते, अविधेय भूत जो आदि की अनिवृत्ति है, आदेर अविधेयम अनिवृत्तिम सतिम, अविधेय रूप हो